हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी की और उसमें हमारा फिजिक्स चल रहा है और आज हम करेंगे न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब फिजन और फ्यूजन क्या होता है? बेसिकली अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो फिजन का मतलब होता है टूटना, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ जाना। फिजन रिएक्शन में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई में टूट जाता है। फ्यूजन में दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। बेसिकली इसमें यही है, बाकी डिटेल में हम इसको आगे करते हैं। अब न्यूक्लियस क्या होता है? अब यहाँ पे मैंने ये तो बता दिया कि न्यूक्लियस टूट जाता है, बट न्यूक्लियस होता क्या है? न्यूक्लियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ ZXA। ठीक है, Z स्मॉल आ जाएगी, X आ गया। X क्या है? यहाँ पे X है एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, बोरोन, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में एलिमेंट लिया है यूरेनियम। Z क्या है इसमें? यहाँ पे Z है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 92, उसको नीचे लिख लिया। A क्या है? A है इसका मास नंबर। मास नंबर को ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, ये बस इतना ही है। इसके आगे इन्होंने एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस दे रखी है। एटॉमिक नंबर क्या है होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं वो होता है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसको बोलते हैं मास नंबर ऑफ अ एलिमेंट। फिर बात करते हैं आइसोटोप्स की। ये ना तीन टर्म्स है यहाँ पे, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, ऐसी कंफ्यूजिंग सी चीजें एग्जाम वाले पूछ लेते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना है। आइसोटोप्स होते हैं वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? ठीक है, आइसोटोप्स। ठीक है, इसमें टॉप वर्ड ले लेते हैं हम। टॉप होते हैं जो लड़कियां टॉप पहनती हैं, तो अब जो लड़कियां टॉप पहनती है उसमें, ठीक है, अब जो टॉप पहना है तो अब किसी कोई लड़की मोटी होगी, कोई पतली होगी, मतलब उनका जो मास है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसलिए जो टॉप का साइज है वो भी अलग अलग होगा। अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि उनका मास अलग अलग है, वेट अलग अलग है। तो यहां से हम लेंगे टॉप, मास नंबर इसमें अलग अलग है, डिफरेंट है, लड़कियों का जो वेट है वो अलग अलग है, इसलिए आइसोटोप्स में मास नंबर डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है। होती तो लड़की है ना टॉप पहनने वाली, तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। ये याद रखने के लिए एक ट्रिक है। आइसोबार, आइसोबार में मास नंबर तो सेम होता है लेकिन इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, बार्स, बिहाइंड द बार्स, कोई पर्सन जेल में चला गया तो उसका जो वेट है वो बढ़ता नहीं है, जितना होता है फिर वहीं पे टिक जाता है। तो मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अब बिहाइंड द बार्स, अब जो कैदी होंगे वो अलग अलग होंगे, बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो एटॉमिक नंबर इसका डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है। आइसोटोन क्या होते हैं? आइसोटोन वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो सेम होते हैं। देखो, आइसोटोन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, थोड़े से मिलते जुलते वर्ड है। आइसोटोन्स में जो न्यूट्रॉन्स है वो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर इसका डिफरेंट है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजन, जो हमारा आज का टॉपिक है, फिजन एंड फ्यूजन। पहले फिजन देखते हैं। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, जो हैवी न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है और जो दो न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है वो नियरली इक्वल मास के न्यूक्लियाई होते हैं। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। और न्यूक्लियर फिजन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर फिजन का जो कॉन्सेप्ट था इसको फर्स्ट टाइम दिया था स्ट्रॉसमैन एंड ओहन ने, और उन्होंने उस टाइम पे ये वाला जो फिजन रिएक्शन देखी थी यूरेनियम 235 में। उन्होंने देखा था कि यूरेनियम 235 की जब फिजन होती है तो ये दो न्यूक्लियाई में टूट जाता है। कौन से? बेरियम एंड क्रिप्टॉन। बेरियम 142 एंड क्रिप्टॉन 92, और इसके साथ कुछ न्यूट्रॉन्स भी इसमें रिलीज होते हैं। ठीक है, वो अलग अलग होते हैं जो न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब जो दो इक्वल मास में बेसिकली जो यूरेनियम है वो टूट गया बेरियम एंड क्रिप्टॉन में। फिर इसमें एक आती है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्या होती है? जब यूरेनियम एटम्स की बम्बार्डमेंट होती है विद स्लो न्यूट्रॉन्स। ठीक है, स्लो न्यूट्रॉन्स के साथ यूरेनियम एटम्स की बम्बार्डमेंट होती है तो उस केस में क्या होता है? फिजन रिएक्शन होती है। फिजन होती है मतलब कि यूरेनियम एटम क्या है
वो टूट रहा है, ठीक है, कुछ न्यूट्रॉन्स इसमें बन रहे हैं, ठीक है, बेरियम क्रिप्टॉन में टूट गया और साथ में कुछ न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, ठीक है। और जो चेन रिएक्शन होती है यूरेनियम न्यूक्लियस की, जब फ्यूजन होता है यूरेनियम न्यूक्लियस का जो फ्यूजन रिएक्शन होती है, फ्यूजन के बाद ऑन एन एवरेज 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं इसमें, ठीक है। अब यूरेनियम टूट के इसके साथ ऑन एन एवरेज चेन रिएक्शन में ऑन एन एवरेज 3 इसमें से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। अब 3 से कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज 3 रहता है उनका, ठीक है। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज चेन रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसके साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। और ये वाले जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन की फिर आगे फ्यूजन रिएक्शंस होती है। तो जो चेन, तो इससे क्या होता है, ये आप देखो, अब यहाँ पे यूरेनियम 235 की फ्यूजन हुई तो इसमें 3 न्यूट्रॉन्स बन गए, ठीक है। यहाँ पे सपोज हम कर रहे हैं कि 3 और 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कोई भी है, वो आगे डिपेंड करता है कि चेन रिएक्शन किस टाइप की है, क्योंकि चेन रिएक्शन के भी टाइप होते हैं ना। यहाँ पे हम मानकर चल रहे हैं कि 3 न्यूट्रॉन्स आए, तो ये जो फिर 3 यहाँ पे यूरेनियम 235 बन जाएंगे ना, इन तीनों को फिर आगे 3 बन जाएंगे। तो इस तरह से फिर आगे एक चेन रिएक्शन बननी शुरू हो जाएगी। और चेन रिएक्शन जो होती है वो 2 तरह की होती है। और ये वाली जो चेन है वो खत्म कब होती है, जब यूरेनियम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे फिर ये चेन रिएक्शन बंद हो जाती है। लेकिन चेन रिएक्शन 2 तरह की होती है, एक कंट्रोल्ड होती है, एक अनकंट्रोल्ड होती है। अनकंट्रोल्ड में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड में जब फ्यूजन रिएक्शन होती है तो 3 न्यूट्रॉन्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कंट्रोल्ड में 1 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है, लेकिन अनकंट्रोल्ड में 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे तो वो आगे 3 और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, 9 न्यूट्रॉन्स हो गए ना, जैसे यहाँ पे हो गया। अब यूरेनियम 235 की जब फ्यूजन रिएक्शन हुई तो क्रिप्टन और बेरियम में ये टूट गया और साथ में यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो इन 3 से क्या 3 यूरेनियम 235 बन गए, इससे फिर आगे 3 न्यूट्रॉन्स, इन तीनों ने अलग अलग 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे कितने बन गए, टोटल 9 बन गए, ठीक है। अब आगे फिर यहाँ की 3 में ये टूट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 9 यहाँ पे बनेंगे, 9 इन तीनों के बन गए, 9 इन तीनों के, तो टोटल यहाँ पे कितने बन जाएंगे आगे 27। तो ऐसे ये जो चेन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है ना, ये फिर आगे बढ़ती जाती है। अनकंट्रोल्ड वाली, हम अनकंट्रोल्ड की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से फिर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ये बढ़ते जाते हैं और ये तब तक बढ़ते जाते हैं जब तक फिजिनेबल मटेरियल पूरे तरह से कंज्यूम नहीं हो जाता। तो इसको अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन भी बोलते हैं और एक्सप्लोसिव चेन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये वाली जो चेन रिएक्शन है बहुत क्विकली आगे प्रोसीड करती है और इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और जो एटम बॉम्ब होता है, एटम बॉम्ब भी न्यूक्लियर फ्यूजन पे ही बेस्ड होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होती है उसी के बेस्ड ये काम करता है एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब जो होता है उसमें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 यूज किए जाते हैं एज अ फ्यूजनेबल मटेरियल। और फर्स्ट टाइम एटम बॉम्ब यूज करा था यूएसए ने जापान के अगेंस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1945 में, जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे यूएसए ने बॉम्ब फेंका था, वो एटम बॉम्ब था। तो कितनी तबाही मचाई थी तो वो आप देख ही सकते हो। तो एटम बॉम्ब जो होता है बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है। फिर है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में क्या होता है, इस चेन रिएक्शन में जब फ्यूजन होती है ना तो धीरे धीरे ये चेन रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है। इसमें कोई एक्सप्लोजन नहीं होती बहुत ज्यादा, ऐसे नहीं है कि बहुत ही भयंकर होती है। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी कंट्रोल्ड एनर्जी होती है, इसीलिए इस रिएक्शन को कंट्रोल्ड रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें एक ही न्यूट्रॉन आगे प्रोड्यूस होता है। अब देखो हर बार जब फ्यूजन होगी एक ही न्यूट्रॉन बनेगा, तो एक न्यूट्रॉन से 1 यूरेनियम 235 होगा, उसमें फिर आगे एक न्यूट्रॉन होगा, तो ये आगे एक का सिस्टम ही चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूट्रॉन बनेगा तो फिर आगे एक ही यूरेनियम 235 होगा, इसमें से फिर आगे एक न्यूट्रॉन ही निकलेगा। तो इस तरह से ये एक चेन रिएक्शन सीधी ही चलती है, एक कंट्रोल्ड होती है। तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें ये बढ़ रही थी, ठीक है। तो जो अनकंट्रोल्ड है वो कुछ इस तरह से चलती है, जो कंट्रोल्ड है वो सीधा एक स्ट्रेट लाइन में काम करती है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर
में जो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंडर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड नहीं होती, कंट्रोल्ड इसमें होती है। जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था वो शिकागो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर फर्मी। जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि फिजनेबल फ्यूल हो गया, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड, कूलेंट, तो अलग अलग इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। फिजनेबल फ्यूल इसमें यूज होता है यूरेनियम 235 या फिर यूरेनियम 239। मॉडरेटर का काम क्या होता है? मॉडरेटर का काम होता है जो न्यूट्रॉन्स की एनर्जी होती है उसको डिक्रीज करना, सो दैट कि उस एनर्जी को आगे फर्दर फ्यूजन रिएक्शन में यूज किया जा सके। एज ए मॉडरेटर इसमें यूज किए जाते हैं हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट। इसके अलावा इसमें कंट्रोल रॉड्स होती है। जो कंट्रोल रॉड्स होती है वो कैडमियम और बोरॉन की बनी होती है, और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब करना, जो कि फ्यूजन के टाइम पे एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको ये जो कैडमियम और बोरॉन की रॉड्स होती है वो इनको अब्सॉर्ब कर लेती है, सो दैट कि आगे जो चेन रिएक्शन बन रही है वो कंट्रोल चेन रिएक्शन ही रहे। इसके अलावा इसमें कूलेंट होता है। कूलेंट क्या होता है? अब जब फ्यूजन रिएक्शन होती है, फ्यूजन रिएक्शन के टाइम पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो उस हीट को अब्सॉर्ब करने के लिए कूलेंट इसमें यूज करा जाता है। एक्सेसिव हीट को और जो एक्सेसिव टेम्परेचर राइज को प्रिवेंट करने के लिए इसमें कूलेंट यूज करा जाता है। कूलेंट अलग अलग तरह के होते हैं। वाटर भी एज ए कूलेंट यूज हो जाता है, या हैवी वाटर में ड्यूटेरियम होता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है, तो इसको भी एज ए कूलेंट यूज किया जाता है। इसके अलावा गैसेस लाइक हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड, इनको भी एज अ कूलेंट इसमें यूज किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के यूजेस क्या होते हैं? एक तो अब फ्यूजन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है। सेकेंडली, जो इसके अलग अलग आइसोटोप्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं ना न्यूक्लियर रिएक्टर में, उन आइसोटोप्स को यूज किया जाता है मेडिकल साइंस में, फिजिकल साइंस में और एग्रीकल्चर साइंस में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। फिर नेक्स्ट है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? ये एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर ही होता है जो कि एक फिजनेबल फ्यूल प्रोड्यूस ज्यादा करता है, कंज्यूम कम करता है। फास्ट ब्रीडर नाम से पता चल रहा है, फास्ट है थोड़ा सा, तो मतलब कि ये जो फिजनेबल फ्यूल है उसको प्रोड्यूस तो ज्यादा कर रहा है लेकिन कंज्यूम कम कर रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फिर नेक्स्ट हमारा आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब फ्यूजन में क्या था? न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या था? फ्यूजन में न्यूक्लियस टूट रहे हैं, ठीक है, दो में टूट रहे हैं। इसमें क्या है? इसमें दो या दो से ज्यादा लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होके एक हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं। उसमें एक हैवियर न्यूक्लियस टूट के दो या दो से ज्यादा लाइट न्यूक्लियस बना रहे थे, ये उसका उल्टा है। इसमें दो या दो से ज्यादा लाइट न्यूक्लियस मिल के एक हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं, और इस केस में बहुत ज्यादा एनर्जी भी रिलीज होती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो सन की जो एनर्जी रिलीज होती है या स्टार्स से जो एनर्जी रिलीज होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन के थ्रू ही रिलीज होती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 10⁸ केल्विन। हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। इसको अमेरिकन साइंटिस्ट ने बनाया था 1952 में। अब ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ना, ये एटम बॉम्ब से 1000 टाइम्स मोर पावरफुल होता है। अब एटम बॉम्ब जो था, एटम बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम कर रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि जो एटम बॉम्ब था उसको जापान में फेंका गया था, 2 एटम बॉम्ब फेंके थे हिरोशिमा और नागासाकी में, उन्होंने जापान में कितनी तबाही मचाई थी, और उसके जो सिम्टम्स है वो आज भी वहां के लोगों में देखने को मिलते हैं। लेकिन अब हाइड्रोजन बॉम्ब उससे भी 1000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है, तो हाइड्रोजन बॉम्ब अगर कहीं अमेरिका ने कहीं पे फेंक दिया तो क्या होगा, इसका तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। तो एक एटम बॉम्ब ने पूरे कंट्री को तबाह करके रख दिया था, तो हाइड्रोजन बॉम्ब तो दुनिया ही तबाह कर देगा। नेक्स्ट है मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी का रिलेशन दिया था आइंस्टाइन ने 1905 में, और ये वाला जो रिलेशन था ये बेस्ड था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। अब इसमें जो आइंस्टाइन थे उन्होंने क्या बताया था कि इस रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन के अकॉर्डिंग जो मास है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो एनर्जी है उसको हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका रिलेशन क्या दिया था, E = mc²। तो इसमें E क्या है? E एनर्जी है विच इज इक्विवेलेंट टू मास। C यहाँ पे क्या है? C है वेलोसिटी ऑफ लाइट।
अब एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जर्मनी के बॉर्न थे। 1921 में उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब जो हमारा सन है ना, सन कंटिन्यूसली एनर्जी अमिट कर रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अर्थ जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिसीव कर रही है। जो सन से एनर्जी अमिट हो रही है, एनर्जी उस एनर्जी को, जो अर्थ है, अर्थ उस एनर्जी को कंटिन्यूसली रिसीव कर रही है। अब किस रेट पे रिसीव कर रही है? 4 × 10⁻26 जाउल्स ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। ठीक है, इतनी एनर्जी पर सेकेंड जो अर्थ है वो रिसीव कर रही है। तो इसके चलते हुए जो सन है, अब जो हमने अभी रिलेशन पढ़ा है मास एनर्जी का, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो मास है वो एनर्जी, अब यहाँ पे हमने देखा था ना कि मास जो है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब सन मास, जो सन है वो अर्थ को एनर्जी दे रहा है। ठीक है, अर्थ को एनर्जी दे रहा है तो उसका जो मास है वो कम हो रहा है अर्थ का, सन का, इट मींस। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट सन इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 × 10⁻9 kg पर सेकेंड। तो अर्थ का जो मास है ना वो पर सेकेंड 4 × 10⁻9 kg डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि वो एनर्जी अमिट कर रहा है। मास एनर्जी का रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। तो अब लेकिन जो सन है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि सन जो है, सन का मास इतना ज्यादा है कि अगर कंटिन्यूसली सन इसी रेट पे अर्थ को एनर्जी सप्लाई करता रहेगा तब भी आने वाले 10⁻9 ईयर्स तक जो सन है वो अर्थ को एनर्जी सप्लाई कर सकता है। राइट, तो इट मीन्स अभी दुनिया खत्म होने वाली नहीं है। सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। इसके आगे फिजिक्स का बस एक ही लेक्चर बचा है, इसके बाद फिजिक्स हमारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम कंप्यूटर करेंगे एंड देन वर्ल्ड हिस्ट्री। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट